जी स्टूडेंट्स, डे 2 में हम उस से अगला क्वेश्चन करेंगे और डे 2 में हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे, 4, 5 और 6 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये एग्जांपल्स जो हैं वो एवरी डे लाइफ में जो आपसे कह रहा है कि कौन कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करती हैं, वो एग्जांपल्स जो हैं वो आपको इसी 3-4 दे सकते हैं। तो ये देखें, इसमें मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग जो कि हमने पढ़ा डे 1 की उसमें लेक्चर में, और मोशन नंबर 2 पे अ बॉल इज ऑसिलेटिंग इन द बॉल अबाउट इट्स सेंटर इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये देखें, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बॉल के अंदर बॉल को रखा गया। ये जो सिस्टम है ये इस हाइट पे जाके बॉल को ले जाके और यहाँ से जब छोड़ा जाता है तो ये मूव करता हुआ इस हाइट पे जाता है, फिर मूव करता हुआ इस हाइट पे आता है। तो ये ए और बी पोजीशन में जो है वो इसी में ही वो मूव करता रहता है। तो इसकी ये मोशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से, इस ग्रेविटी की वजह से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कहलाती है। और नंबर 3 में है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम अब मैंने डे 1 में आपको जिसकी डायग्राम दिखाई है वो भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जाम्पल है, और वो भी अंडर ग्रेविटी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। नंबर 4, मोशन ऑफ वायर क्लैम्प्ड along with the rigid support। एक तार को आपने अक्सर देखा होगा, ये गाड़ियों में भी के साथ भी लगी होती है, उसको एक साइड पे जो है वो क्लैंप किया जाता है, और जब वो गाड़ी मूव करती है या बॉडी मूव करती है तो वो वायर भी मूव करती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो मूव करती रहती है। उसकी ये मोशन भी क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले हम सिंपल पेंडुलम को पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। अ सिंपल पेंडुलम also exhibits simple harmonic motion. It is an example of simple harmonic motion. Construction इसकी क्या है? It consists of a small bob of mass m. ये एक लोहे की जो है वो गोली की तरह होता है, गोल, और उसका मैस जो है वो m यहाँ पर कंसिडर किया गया है। वो कोई भी हो सकता है, 10 ग्राम भी हो सकता है, 20 ग्राम भी हो सकता है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। एक धागे के साथ उसको बांधा जाता है, पतले से धागे के साथ, जिसकी लेंथ l जो है वो यहाँ पर रखी जाती है। ये जो वैल्यूज दी जा रही हैं ये बहुत यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, तो इसलिए इसको यहाँ पर ये लिखा जाता है कैपिटल ये लेंथ l, फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। वर्किंग क्या है सिंपल पेंडुलम की? इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन O, द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज 0। जाहिर सी बात है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगी तो वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या रहेगा, उसकी जो है वो फोर्स जो है सारी कुल मिला के वो 0 होगी। एंड द बॉब इज स्टेशनरी, वहाँ पर वो रुका रहेगा अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन A, जब हम एक्सट्रीम पोजीशन A पे जब उसको लेकर आते हैं, द नेट फोर्स इज नॉट 0 एज शोन इन द फिगर। अब जो है इसमें जब आप इसको उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके ए पोजीशन पे लेकर आते हैं तो उस वक्त उसके अंदर जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगती है, और उसकी नेट फोर्स जो है वो 0 से वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, द नेट फोर्स इज नॉट 0 एज शोन इन फिगर। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा। देखिए ये डायग्राम है, आपको मैं पिछले पेज पे दिखा रहा था कि एज शोन इन फिगर, ये सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब है, ये स्ट्रिंग है, इसके साथ इसको अटैच किया गया है, इसका मैस m है। अब जब आपने इसको यहाँ से इस पॉइंट पे डिस्प्लेस किया है, खुद ले जाकर इधर इस पॉइंट पे ले गए हैं, तो यहाँ पे इसका जो एंगल है थीटा वो 90 का बन रहा है। जैसे ही आप इसको यहाँ से इस पॉइंट पे लेकर गए हैं तो उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो mg इसका वेट है वो आपके पास यूं mg cos थीटा बनेगा। mg cos थीटा कैसे बनेगा? ये देखिए, आपके पास बेस बाय
हाइपोटेन्यूज बन रहा है। ये देखें, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर जो फोर्स होगी वो जो आपने लगाई थी वो रीस्टोर हो गई दोबारा से। वो जब दोबारा से रीस्टोर होगी तो वो ये बॉडी को इस पॉइंट अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो mg sin थीटा होगा, जो कि आपके पास ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास ये mg sin थीटा यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा एज रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि यही फोर्स जो है वो ग्रेविटी की वजह से इसको कहाँ लेकर आती है? इनिशियल पोजीशन की तरफ लेकर आती है। द कंपोनेंट, द वेट mg sin थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये mg sin थीटा आप देख सकते हैं, ये वेट का कंपोनेंट है, वो उसकी डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं मीन पोजीशन की तरफ है। दिस इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। इसी को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो इसके अंदर ड्यू टू ग्रेविटी जो है इस बॉडी के अंदर आती है और इसको, इस बॉडी को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है। ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटी एट पोजीशन O इज मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी है मोशन के दौरान जो है वो मैक्सिमम होती है। सो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करके जाएगी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। और उस पॉइंट पे जब जाके वो रुकेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एट बोथ पोजीशंस A एंड B। सो द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस सारी जो डिस्कशन के बाद ये साबित होता है कि इसकी मोशन भी ग्रेविटी की वजह से जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसका टाइम पीरियड जो है वो इस स्ट्रिंग की लेंथ L, स्मॉल l, और जो ग्रेविटी है G, स्मॉल g, उसकी वजह से इसका टाइम पीरियड ये बनेगा T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू L डिवाइडेड बाई G। कैसे 2 पाई? ये देखिए, यहाँ से जब आपने इसको इधर इस पॉइंट पे लेकर आए हैं, यहाँ से जैसे ही रिलीज करेंगे एक दफ़ा ये यहाँ पर जाके दोबारा जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पाई और दोबारा यहाँ से यहाँ तक 2 पाई। तो T इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाई G। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड एम्पलीट्यूड। और इसका एम्पलीट्यूड पे या मास पे कोई दारोमदार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बुक में दी गई है। टेल वेदर और नॉट दीज मोशंस आर एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और वो मोशन ये हैं: अप एंड डाउन मोशन ऑफ लीफ इन वाटर, जो पत्ता पानी के ऊपर पड़ा होता है सरफेस पे, तो उसकी क्या मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक क्या है उसकी मोशन, ये पूछना चाह रहा है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। नंबर 2 है मोशन ऑफ ए सीलिंग फैन। एक छत पे लगा हुआ जो पंखा है उसकी मोशन क्या होगी, कौन सी टाइप ऑफ मोशन होगी? मोशन ऑफ ए सीलिंग फैन इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, तो वो सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। नंबर 3 है मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। एक क्लॉक का जो सुइयाँ होती हैं जो वो मूव करती हैं, तो उनकी मोशन जो है वो कौन सी टाइप की मोशन होती है? मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, जो बार बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो, तो वो सर्कुलर मोशन या फिर रोटेटरी मोशन होती है, जो कि हम उसको पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो मोशन रिपीट हो रही होती है। और डी में है मोशन ऑफ प्लक्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ ऑफ इट्स एंड्स। जब आप एक स्ट्रिंग को एक साइड पे एक रिजिड सपोर्ट के साथ और दूसरी साइड पे भी उसको बांध दें, क्लैंप कर दें, तो फिर जब आप उसको दरमियान में या किसी भी पॉइंट से प्लग करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो मूव करने लग जाती है। तो उसकी मोशन क्या है? मोशन ऑफ प्लक्ड स्ट्रिंग इज द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। और लास्ट में है कि मोशन ऑफ हनी बी, ये जो शहद की मक्खी है, इसकी मोशन जो है वो किस तरह की मोशन है? तो मोशन ऑफ हनी बी इज द एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन, क्योंकि वो इधर उधर मूव करती है और फूलों में जाती है, तो इसलिए उसकी मोशन क्या होती है? एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन होती है। जी तो स्टूडेंट्स, डे 2 ऑफ योर फर्स्ट क्लास ऑफ HODs फॉर द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। कल हमने एंट्रो पढ़ा था चैप्टर का, और इसके अलावा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस और केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक्स है।
आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन वो लॉ है जिसको हम रेफरेंस के लिए कोट करते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग रिवर्सिबल रिएक्शंस। लॉ ऑफ मास एक्शन की डिस्कवरी हुई थी बाय C.M. गुलबर्च एंड P. वेट्स इन 1864। इन दो रिसर्चर्स ने काम किया था और लॉ ऑफ मास एक्शन की फाइनल स्टेटमेंट और डेरिवेशन हमारे सामने आई थी। स्टेटमेंट क्या है? द रेट एट विच a substance reacts is directly proportional to the active masses, and the rate at which the reaction proceed is directly proportional to the active masses of reactants. अब ये दो तरह की सिचुएशंस आ गई हैं। मैं आपको ट्रांसलेट तो ये बात कर देती हूँ, समझ आपको तब आएगा जब मैं इसकी डेरिवेशन आपको पढ़ाऊंगी। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, वो स्पीड जिस पे कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है, कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज। एक्टिव मैसेज मीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स जितने ज्यादा होंगे रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की अमाउंट जितनी कम होगी रिएक्शन की स्पीड उतनी कम होगी। इसको सिंपल स्टेटमेंट में समझें। अगर स्टेटमेंट को मैं आपके सामने सिंपल वे में कॉम्प्रिहेंड करूं तो वो ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्टिव मैसेज मीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। अब उधर बता भी दिया एक्टिव मैसेज मीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम आते हैं इस लॉ की डेरिवेशन पे। ये आप देखें डेरिवेशन में क्या है। एक रिएक्शन आपके सामने है ए और बी, यह हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमने लिया, एग्जाम्पलरी लिया, खुद से एज्यूम किया है। जो आपको कैपिटल लेटर में ए और बी लिखा हुआ नजर आ रहा है वो है कंपाउंड। से दैट ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सी एंड डी ग्रीन कलर में। और ये आपके पास जो है ना, ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। ग्रीन कलर में क्या है? रिएक्टेंट्स, और रेड कलर में क्या है? प्रोडक्ट्स। जो लोअर केस लेटर में आपको इसके साथ स्मॉल ए लिखा आ रहा है, लोअर ए, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। बी के नंबर ऑफ मोल्स बी हैं, सी के नंबर ऑफ मोल्स सी हैं, और डी के नंबर ऑफ मोल्स डी हैं। ये आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन है जो किसको शो कर रही है? रिवर्सिबल रिएक्शन को। रिवर्सिबल रिएक्शन को क्यों शो कर रही है? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन का हमें कैसे पता चला कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पे डबल एरो है। तो ये आपके सामने एक रिवर्सिबल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, जिसमें ए और बी रिएक्टेंट हैं जो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? सी और डी प्रोडक्ट्स में। अब हम इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन को डिराइव करते हैं इसको यूज करके। आपको कल वाले लेक्चर की बात याद होगी कि हमारे पास दो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। और एक रिवर्स रिएक्शन जो कि क्या है? प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सिंपल बात यही है। तो मैं इसको लिखूंगी कैसे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में क्या चीज मौजूद है? ए एंड बी। तो मैं लिखूंगी ए और उसका प्रोडक्ट किसके साथ लूंगी? बी के साथ। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट मौजूद है उनको मैंने आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। और जो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी क्या बन जाएंगे? एक्सपोनेंट, मीन पावर बन जाएंगे। आप मेरी बात पिक कर रहे हैं? डेरिवेशन आपको समझ आ रही है? आपको बहुत गौर से सुननी चाहिए ये बात कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का हम क्या लेंगे? प्रोडक्ट। और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो गए? पार। अब इससे नेक्स्ट स्टेप को देखें। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को हमने किस में चेंज करना है? इक्वालिटी में। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? के एफ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ, कांस्टेंट लगाया और फिर बाकी स्टेटमेंट एज इट इज लिख दी। तो ये हमारे पास एक बात आ गई। अब दूसरी बात आपको पता है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट क्या है? सी एंड डी। सी की कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, डी की कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, और जो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या बन जाएंगे? पार। उसके बाद हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू
के आर क्या है, कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, और बाकी अमाउंट हम इसी तरह से लिख देंगे। आपको डेरिवेशन समझ आ रही है लॉ ऑफ मास एक्शन की? ये उसका पहला हिस्सा था रिएक्शन, और अब इसके दूसरे हिस्से में हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पढ़ा है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या बताया था? केमिकल इक्विलिब्रियम पे हमने कहा था क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शंस के रेट क्या हो जाते हैं? सेम। यही हमने कहा था, तो हम लिख देते हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू यहां से उठा के हम इधर लिख देंगे, और ये वैल्यू यहां से उठा के हम इधर लिख देंगे। अब आप मैथ्स तो आपने पढ़ा हुआ है, अगर ये वाली मैं टर्म, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए है और बी है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं उधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। और के आर वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इधर लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। दिस के एफ बाई के आर इज कॉल्ड के सी, एंड के सी इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो के सी क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो किसको एक्सप्लेन कर रहा होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन को, जिसको हमने किसको फॉलो करते हुए बनाया है? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या फायदा है कि वो हमें कौन सा एक्सप्रेशन दे रहा है? केसी एक्सप्रेशन, जो कि किस चीज की रेशियो है? प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। ये आपके पास डेरिवेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की, जो कि आपके पास उसके डिफरेंट हिस्से हैं। आपकी बुक में ये इसी तरह से डराइव हुई है, बुक से एग्जैक्टली इसको यहाँ पे कॉपी किया गया। आपने यहाँ से समझना है, और ये डेरिवेशन फिर साथ साथ आपने सॉल्व करनी है। अब केस एक्सप्रेशन लिखने कैसे होता है किसी एग्जांपल का? केस एक्सप्रेशन, ये आपके सामने एक रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है? 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ ओजोन में। O2 जो है वो क्या है? ऑक्सीजन, और O3 क्या है? ओजोन। और मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे लिखे हैं वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन मैं इसका केस एक्सप्रेशन लिखूंगी। केस एक्सप्रेशन क्या होता है? प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट्स की जगह पे मैं प्रोडक्ट लिख दूंगी। इसकी प्रोडक्ट क्या है? O3, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2, वो क्या हो जाएगा? पार। और रिएक्टेंट्स जो है वो क्या है? O2, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 3, तो वो। तो ये केसी एक्सप्रेशन आपने ऐसे लिखना है, ये रेशियो है कि इसकी प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की। अब ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपने बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। मैं 2-3 एग्जांपल्स को इंक्लूड की हैं आपको समझाने के लिए, डिफरेंट तरह की, सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी। अब ये आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल्स हैं। पहला रिएक्शन है कि 4HCl, HCl के 4 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं किससे? ऑक्सीजन से, और क्या बना रहे हैं? वाटर प्लस क्लोरीन गैस। ये आपके पास, इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करना चाहिए, आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। केसी एक्सप्रेशन क्या? प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में क्या चीजें मौजूद है? वाटर H2O, क्लोरीन Cl2। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। वाटर है, उसके ऊपर क्या लिखेंगे हम? 2। और क्लोरीन के कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स 2। तो नंबर ऑफ मोल्स पार बन गए। एक बात और याद रखना, स्टूडेंट कभी कभी मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, ये वाला प्लस उठा के लिख देते हैं। केसी एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स की या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती, वो ऐड होती हैं, और इसलिए यहाँ पे हम कौन सा साइन लिखेंगे? मल्टीप्लाई का। इसी तरह डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास? 4 मॉलिक्यूल हैं, तो रिएक्टेंट पे हम लिखेंगे HCl, और 4 को जो है वो हम उसकी पार बना देंगे। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगा O2। तो ये केसी एक्सप्रेशन है। 1-2-3 रिएक्शंस और भी आपके सामने हैं। स्टूडेंट्स आपके पास ये सॉल्व हुए हुए हैं, आपको जल्द ही नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जहाँ पे ये चीज़ें सॉल्व हैं, आपकी बुक पे भी सॉल्व हैं। इतने में आपके पेपर्स की सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी, बोर्ड की तरफ से हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि भाई नेक्स्ट का फ्रेमवर्क क्या है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके सेकंड एग्जांपल में आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। ये CH3COOH क्या है? एसिटिक एसिड, और C2H5OH क्या है? हमारे पास इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। ये कंपाउंड्स आप इस 10th की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आपको अभी कंपाउंड्स के नेम्स के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आपको फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है। सामने आपके इक्वेशन है, आपका मकसद सिर्फ क्या है कि आपको केसी एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। और ये आपके पास क्या है? मिथाइल एसीटेट और वाटर। अब अगेन मैं बार बार बता रही हूँ, केसी एक्सप्रेशन क्या है? प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स में आप लिखेंगे मिथाइल एसीटेट और वाटर डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एसिटिक एसिड और इथेनॉल। तो ये आपके पास रिएक्टेंट है, इनको आप लिख लेंगे, और ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप लिख लेंगे। कीप इन माइंड कि आपने यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लिखना। अ नंबर ऑफ टाइम्स हर साल मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपने इधर
ये प्लस का साइन नहीं लिखना, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं और इसकी वजह से इनका ये पूरा सवाल गलत हो जाता है। ये बहुत इजी है केसी एक्सप्रेशन लिखना, लेकिन आप सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आगे जाते हैं। आज का टास्क कंप्लीट हो गया है। आपने रीडिंग करनी है पेज 10 to 11 और वही टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, और आपने सॉल्व करनी है सेल्फ असेसमेंट 9.2। 9.2 में केसी एक्सप्रेशन लिखना है, जिस तरह मैंने केसी एक्सप्रेशन लिखना अभी आपको समझाया है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, राइट द नोट ऑन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की जो मैंने आपको डेरिवेशन समझाई है वो आपकी बुक पे सॉल्व हुई हुई है। अपने बुक से देख के आपने अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे लिखनी है। मैंने आपको डेली का टास्क भी समझाती भी हूँ और उसके बाद फिर आपको पढ़ने और लिखने का काम भी देती हूँ, और आपने ये अपना काम लाजमी करना है आज का काम। और फिर कल हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से। जी तो स्टूडेंट्स, डे 2 ऑफ योर फर्स्ट क्लास ऑफ HODs फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, और हमने स्टार्ट किया है 10th के कोर्स का पहला चैप्टर जो कि चैप्टर 9 है, गैशियस एक्सचेंज के बारे में। कल हमने एक लाइट सा इंट्रो पढ़ा था गैशियस एक्सचेंज पे, गैशियस एक्सचेंज की ज़रूरत पे, और गैशियस एक्सचेंज को फिर हमने फर्दर पढ़ना शुरू किया था। आज हम देखते हैं कि उससे आगे क्या है हमारे पास। कल एक वर्ड हमने डिस्कस किया था सेलुलर रेस्पिरेशन। आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिटेल से देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या और उसमें होता क्या है। ये आपके सामने एक सेल है और ये सेल का हम समझे न्यूक्लियस शो कर रहे हैं, और ये जो पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब सेल में ऑक्सीजन आ रही है, ये तो आपको कल पढ़ाया था ना कि सेल में किस तरह से ऑक्सीजन आ रही है। तो ये वो ऑक्सीजन जो कि हवा से स्टार्ट हुई थी, हवा से रिस्पायरेटरी सिस्टम, फिर लंग्स, फिर ब्लड, फिर लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोर्टा विद द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, ये ऑक्सीजन आपके सेल तक पहुंची। सपोज दैट ये ऑक्सीजन आपके सेल में पहुंच गई है। अब सेल में जाने के बाद इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, या ये ऑक्सीजन सेल की किस तरह मदद करेगी, और सेल में मदद करेगी तो किस तरह से मदद करेगी, ये है सेलुलर रेस्पिरेशन जो आपने देखना है। तो ये जो अभी तक का पोर्शन आपके सामने है, सेल है एक, और अब वो ऑक्सीजन जो हवा में थी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से वो आपके सेल में पहुंच चुकी है। इसको काम करने के लिए और क्या चीज़ें चाहिए। अब एक और चीज़ आपने देखी है, फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है ना कि आप फूड लेते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। लास्ट ईयर आप एक पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको पता है कि आप जो भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स लेते हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से, डिफरेंट सिक्रीशंस की मदद से ब्रेक डाउन होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड ही उसको वहाँ पहुँचाता है। तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये ग्लूकोज भी सेल में पहुँच गया। बाकी भी फूड पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली किसको चूज़ किया है, ग्लूकोज को। तो ये हमारे पास किधर पहुंच गया है, ग्लूकोज भी किधर पहुंच गया है, सेल में, और ऑक्सीजन भी कहाँ पे पहुंच चुकी है, सेल में। अब सेल में जो इसके ऊपर बायोकेमिकल एक्टिविटी होगी वो क्या कहलाएगी, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 मेजर स्टेप्स हैं, और उसका पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस किधर होता है, साइटोप्लाज्म में। मैंने इधर ग्लाइकोलिसिस इसलिए लिखा है कि ग्लाइकोलिसिस किधर होता है, साइटोप्लाज्म में। लास्ट ईयर आपने ये भी डिटेल में पढ़ा है कि ग्लाइकोलिसिस इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और इसमें ग्लूकोज जो है वो 2 पायरोविक एसिड में टूटता है, और वो पायरोविक एसिड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होकर कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि अभी मुझे इस टॉपिक की डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि आप पहले ये डिटेल से पढ़ चुके हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करूं और उसको रिलेट करूं गैशियस एक्सचेंज। अब खुद मुझे बताएं, गैशियस एक्सचेंज के बगैर सेलुलर रेस्पिरेशन मुमकिन है? ऑक्सीजन आएगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। तो इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन सेल लेवल पे, लेकिन उधर से डाइजेस्टेड फूड आएगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस है, जो कि किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टेप्स, Krebs cycle and electron transport chain, the site for these 2 processes is mitochondria। ये जो आपके सामने एक फ्री हैंड डायग्राम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की है, और ये एरो बता रहा है कि ये दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इन दोनों प्रोसेसेस के एंड में क्या नतीजा निकलता है,
हमें क्या प्रोडक्ट मिलती है, मेन जो प्रोडक्ट है वो 36 ATPs मिलती हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन हम किस लिए कर रहे हैं, सेलुलर एनर्जी ATP बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सेलुलर रिस्पायरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और ग्लूकोज भी चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, हवा से, और यहाँ तक कैसे पहुंच रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम की मदद से, जो कौन से प्रोसेस के जरिए से हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज। ग्लूकोज कहाँ से आ रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ये सेल के अंदर जो 3 स्टेप्स के जरिए से इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन का मेन मकसद क्या है, ATPs जनरेट करना। लेकिन इसमें एक बाय प्रोडक्ट जनरेट होती है, एक पॉइजनस भी आप कह सकते हैं और एक हार्मफुल चीज जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अब सेल नहीं रख सकता अपने पास, इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल सेल में से जरूरी है। अब यहाँ आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपके जहन से चीजें निकल गई हो कि मैडम ऑक्सीजन कौन से स्टेप में यूज हुई है। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले स्टेप में यूज होती है। तो ऑक्सीजन जब सेल में आती है तो वो सेल से कहाँ पे जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो ऑक्सीजन मदद करती है ATPs बनाने में। और क्रेब्स साइकिल के स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है वो सेल से बाहर आती है, और अब वो सेल से बाहर जाने का भी उसका एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए से वो सेल से बाहर जाएगी। तो ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हमने लेक्चर के शुरू में कहा ना कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो सवाल यह है कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। तो मैंने आपको कल के और आज के लेक्चर में बहुत डिटेल से बता दिया कि वो हवा से आती है और कैसे सेल में पहुंचती है और किस तरह वो सेल में यूटिलाइज होती है। लेकिन अब मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी कि हर एक सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अब आपको ये बात समझ आ रही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं वो क्रेब्स साइकिल के अंदर जनरेट होती है, और वो फिर अब किस तरह से बॉडी से बाहर जाएगी उसके पाथवे को हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से जाती है। बट दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। तो वो बॉडी से बाहर अब कैसे जाएगी उसको हम देखते हैं। और क्योंकि सेलुलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रही है तो इसलिए इस प्रोसेस को हम प्रॉपर्ली क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। अब अगला पॉइंट है, ट्रेस द पाथवे ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल। अब हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव हुई इस चीज को हमने देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन की वेस्ट प्रोडक्ट है ना, कौन से स्टेप में जनरेट हुई थी, क्रेब्स साइकिल में। अब हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो कहाँ जाएगी, ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज और वेन्स में जाएगी। जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो वो ब्लड क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज में, मतलब आपके तमाम सेल्स के ऊपर नेटवर्क है कैपिलरीज का, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके कैपिलरीज में जाएगी। वो कैपिलरीज मिलके वेन्यूल्स बनाएंगे, वो वेन्यूल मिलके छोटी छोटी वेन्स बनाएंगी। आपकी पूरी बॉडी के लोअर सिस्टम से एक इंफीरियर वीना कैवा, तमाम वेन्स के ब्लड उसमें ड्रेन होता है, और अपर पार्ट से सुपीरियर वीना कैवा, ये मैं आपको वीनस सिस्टम एक्सप्लेन कर रही हूँ जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करती है। अब पता चला कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बनी थी और किस तरह से, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये वो है कि सर्कुलेटरी सिस्टम मदद कर रहा है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वीनस सिस्टम की मदद से, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा की मदद से पूरी बॉडी से इकट्ठा होगा, और उसके बाद ये कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम ऑफ योर हार्ट। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को कहाँ पे पुश कर देगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी आर्टरी, एंड दिस इज द ओनली आर्टरी ऑफ योर बॉडी दैट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इसको किधर ट्रांसपोर्ट कर देगा, लंग्स में। लंग्स में ये पहुंच गई है कार्बन डाइऑक्साइड। अब लंग्स में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी तो फिर ये डिफ्यूज आउट करेगी, और जब आप एक्सेल करते हैं तो ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप एक्सेल कर रहे हैं, जो आपके सेल में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनी थी, ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हुई, वेनस सिस्टम के जरिए से कलेक्ट होके राइट एट्रियम ऑफ योर हार्ट, then right ventricle, then with the help of pulmonary artery it reaches to your lungs and then it is released out of your body। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे मैंने डिज़ाइन किया है और आप लोगों के लिए किया है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। आप जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बोल लिया आप इसको बार बार सुने और फिर इसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
और उसके बाद ये लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर किधर चली जाती है, हवा में। जितना मैंने आपको पढ़ाया, आज मैंने आपके साथ 2 चीज़ें डिटेल से डिस्कस की हैं, तो अब जितना हम पढ़ चुके हैं आपके जहन में 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक सेलुलर रिस्पायरेशन, एक ये क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीजन जो हवा से आई वो सेल तक कैसे पहुंची, और सेल में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर कैसे गई। तो यही मैंने आपको सवाल दिए हैं, अब आपने इनके जवाब अपने अल्फाज में लिखने हैं। हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड एंड एट सेलुलर लेवल, एक्सप्लेन। ये मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, साथ वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, और फिर ये जो पैथवे है पिछला वाला ये आपने ड्रॉ करना है और इसकी डिटेल लिखनी है कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिलीज होती है। आज के दिन का आपका यही टास्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम डे 2 जो है उस पर चले गए हैं। अब आपका सेकंड डे है जिसको आपने पढ़ना है। पहले से ही अपनी कॉपीज़ जो है अपने सामने रखें। आपने इसको अपनी नोटबुक्स पे उतारते भी रहना है और उसको साथ साथ याद भी करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं 10th क्लास में, और ये थोड़ी सी टफ समझी जाती है, और लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अगर समझा जाए तो ये इंतहाई आसान भी है और दिलचस्प भी है। आइए हम डे 2 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, आज जो है हम चौथे स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं कि प्रोग्रामर जो है वो चौथे स्टेप पे क्या काम परफॉर्म करता है। कैंडिड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कैंडिड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम का मतलब ये है कि वो सोल्यूशंस देख रहा है जिससे एक करेक्ट रिजल्ट जो हैं उसके सामने आ रहे हैं। तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस को मद्देनजर रखते हुए प्रॉब्लम के और करेक्ट रिजल्ट जिससे फाइंड आउट होते हैं उन सॉल्यूशन को देख रहा है। और मैंने जैसे कि पहले भी आपके डे 1 में बताया था कि प्रोग्रामर के बिल्कुल जहन में ये बात होती है कि वो बेस्ट वे जो है वो अपनाए जिससे वो लो कॉस्ट जो है वो एप्लीकेशन बनाए और ईजी बनाए। अगर वो लो कॉस्ट और ईजी जो है वो सोल्यूशन बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में कामयाब होता है तो इसका मतलब है वो प्रोग्रामर उतना ही बेहतरीन है, उतना ही अच्छा है और बड़े अच्छे तरीके से रिलायबल अंदाज से जो है वो सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है या एप्लीकेशंस बनाता है। तो कैंडिड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम में यही बात आती है। ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट आर नॉन एज कैंडिड सोल्यूशन। तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम को मद्देनजर रखा हुआ कि कैसे मसले को हल किया जाता है। अब उससे जिससे करेक्ट रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं वो कैंडिड सोल्यूशन कहलाएंगे। वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। टू फाइंड द कैंडिड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रोग्रामर हैज टू लुक for different methods to solve the problem and come up with several solutions। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रोग्रामर जो है वो डिफरेंट मेथड्स जो है वो अपनाएगा और इस मसले को हल करेगा और उसके बाद सेवरल सॉल्यूशंस जो हैं उसके सामने आएंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे सोल्यूशन नंबर 1 में ये है कि कस्टमर कैन लॉन्च द कंप्लेंट पर्सनली विजिटिंग द कंपनी। ये कस्टमर जो है वो लॉन्च कर सकता है पर्सनली तौर पे कंप्लेन को और कंपनी को विजिट करते हुए। सोल्यूशन नंबर 2 ये है कि कस्टमर कैन आल्सो यूज द कॉरियर सर्विस टू सेंड द प्रोडक्ट बैक। कस्टमर जो है वो कॉरियर सर्विस के जरिए भी कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट्स को सेंड किया जा सकता है। द कस्टमर कैन यूज कंपनी वेबसाइट टू फिल द कंप्लेन, या कस्टमर जो है वो कंपनी वेबसाइट के जरिए जो है वो उस कंप्लेन को हल कर सकता है। ये देखिए 3 बेस्ट सोल्यूशन निकालेंगे कि मैंने किसी भी मसले का हल अगर हल करना है किसी भी कंपनी का, तो या तो कस्टमर खुद आ जाए और विजिट करे हमारी कंपनी में और वो हम उसका सोल्यूशन सेट करके उसको दे दें। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि हम उसको कॉरियर कर दें, यानी सोल्यूशन पूरा बना लें, CD पे राइट करें और उसे कॉरियर करके सेंड कर दें और वो अपने पास रख लेगा और उसको इंस्टॉल कर देगा। तीसरा तरीक़ाकार ये है कि उसकी वेबसाइट पे फेंक दें, ठीक है, उसको बता दें कि वेबसाइट पे, और उसका एडमिन जो है उसको देखे, वो सिक्योर भी रखे और वो उसका मसला जो है हम हल कर दें और उसके जो है वेबसाइट पे सेंड कर दें। तो ये तरीक़ेकार हैं कि कैसे भी मसले को हल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिए कि तीनों तरीक़ेकार से आप किसी भी कंपनी के जो है वो प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका आखिरी जो आपका तरीक़ेकार है आपके प्रोग्रामिंग सॉल्विंग मेथड का, वो है सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन, यानी आपने बेस्ट सोल्यूशन को सेलेक्ट करना है। आफ्टर फाइंडिंग द कैंडिडेट सोल्यूशन ओनली वन सोल्यूशन कैन बी सिलेक्टेड। देखिए मैंने जैसे ऊपर भी बताया था कि एक से ज्यादा जो है वो सोल्यूशन आपके सामने आएंगे और विच इज़ द बेस्ट वन,
यू हैव टू अडॉप्ट इट। मैंने आपको बताया था कि वो दो सिनेरियोज बड़े अहम होते हैं, एक लो कॉस्ट जो है वो बड़ा अहम है कि लो कॉस्ट हो और इजी हो। तो ये दो सिनेरियोज को जब आप अपने जहन में रखते हैं, प्रोग्रामर अपने जहन में रखता है, तो फिर वो किसी एक सोल्यूशन को जो है वो सेलेक्ट करता है जो कि किसी भी उसके कस्टमर के लिए, उसकी कंपनी के लिए बेहतर होता है। द सिलेक्शन ऑफ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया मद्देनजर रखने पड़ते हैं, जैसे स्पीड। द सेलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी एफिशिएंट, कि ये जहन में रखें कि आपके जो आपने जिस सोल्यूशन को सेलेक्ट किया है मसले को हल करने के लिए, वो बड़ा एफिशिएंट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाजों में यूं कह लें कि इट मीन व्हेन द सोल्यूशन इज इंप्लीमेंटेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द प्रोग्राम शुड रन फास्ट। इसका मतलब यह है कि आप जिस सोल्यूशन को इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, वो प्रोग्राम आपका बड़ा तेज़ होना चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए, वो किसी लो कंप्यूटर के ऊपर भी चलना चाहिए। ये ना हो कि आप कितना हैवी जो है वो प्रोग्राम बना दें जो आपके पेंटियम 4 से नीचे किसी कंप्यूटर पे ना चलता हो, तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। कॉस्ट देख लें। द सिलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉस्ट बड़ी अहम किरदार अदा करती है किसी भी। अगर आप किसी के पास भी जाते हैं, अगर आप लेट्स सपोज के कहीं मार्केट में भी जाते हैं, कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, तो आप देखें आपकी दो रिक्वायरमेंट होती है। आप कहते हैं यार मुझे कोई चीज़ दें अच्छी भी हो और सस्ती भी हो, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें, अच्छी यानी स्पीड, सस्ती मींस कॉस्ट। तो ये एक नेचर है हर एक इंसान की कि वो चाहता ये है कि उसके पास जो चीज़ आए वो अच्छी भी होनी चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर जब आप कोई एप्लीकेशन चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर चाहते हैं, तो आप चाहते ही हैं कि वो लो कॉस्ट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ द इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, कि वो सस्ता बने ताकि ज़्यादा बेहतर रह सके और आपका कस्टमर उस बात पर खुश हो। कॉम्प्लेक्सिटी। द सेलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। ये जहन में बात रखें। ये देखें, इससे ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये एफिशिएंट होना चाहिए लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। यानी एक लेमैन आदमी जो है, आम आदमी जो है, जो कि कंप्यूटर जो है वो लिटरेट नहीं है, वो नहीं जानता कंप्यूटर को यूज़ करना इतना अच्छे तरीके से, तो ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए, ऐसा सोल्यूशन आपको बनाना चाहिए जो कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कोई मुश्किल ना हो कि उसको करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़े। इट शुड कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड सिंपल स्टेप्स। आप ध्यान रखें कि इंस्ट्रक्शन उसकी कम से कम होने चाहिए, ये सिंपल स्टेप से मुश्तमिल हो, ताकि आप बेस्ट सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो ये चार वो तरीक़ेकार आपको बताए गए कि कैसे प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग करता है या जो है एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो बनाता है किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या सब के लिए। इसमें मैंने आपको एल्गोरिथम का थोड़ा सा प्लानिंग ऑफ द सोल्यूशन के अंदर बताया था कि एल्गोरिथम बनाया जाता है। एल्गोरिथम क्या है? अब फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम एल्गोरिथम कहलाता है। यानी किसी भी आसान तरीके से, अगर मैं लेट्स सपोज एक एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि हम प्रोग्रामिंग की बात ना करें, कंप्यूटर प्रॉब्लम्स की बात ना करें, कि एक आम प्रॉब्लम की बात करें। सपोज कर लेते हैं कि एक किसी शख्स को आपने कहा कि भाई जाके एक कप चाय का कप जो है वो बना के लेकर आएँ। तो एक प्रॉब्लम है, यानी एक आम आदमी ऐसा है कि जिससे चाय का कप जो है वो नहीं बनाना आता, तो आप उसका एल्गोरिथम सपोज उसे लिख के देते हैं। वो कहे कि जी मुझे तो चाय बनानी नहीं आती। अगर ये एक प्रॉब्लम है, मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर प्रोग्रामर से हट के एक बात करते हैं कि अगर मैं उसे कहूँ कि चाय का कप बना दे, उसको नहीं बनाना आता, तो मैं स्टेप उसको लिख के दूँ। मैं कहूँ स्टेप नंबर 1 तुमने सबसे पहले ये करना है कि एक बाउल लेना है और उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी डालना है। स्टेप नंबर 2 पे आप उसे कहेंगे कि उसको पानी को थोड़ा सा आपने बाउल में रख के चूल्हे पे रखना है और फिर आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसके अंदर डालनी है, जैसे कि आपने पत्ती भी डालनी है, आपने चीनी भी डालनी है, ठीक है। और जब उसके अंदर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 में यह है कि जब आप कहें कि उस पर उबाली आना शुरू कर दे तो आपने उसमें दूध डाल देना है, स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 4 में यह है कि थोड़ा सा गर्म होने के बाद 5 से 7 मिनट के बाद उसके बाद आपने चूल्हे से जो है उस बाउल को उतार देना है और एक कप में जो है वो चाय डाल देनी है, मेरे पास ले आना है। ये स्टेप नंबर 4 हो गया। अब जब आप उसे लिख कर दे देंगे, जिस बंदे ने कभी भी चाय का कप जो है वो नहीं बनाया होगा तो बड़ी आसानी के साथ बनाएगा। स्टेप नंबर 1 में मैंने ये काम करना है, स्टेप नंबर 2 में मैंने ये काम करना है, स्टेप नंबर 3 में मैंने ये काम करना है, स्टेप नंबर 4 में मैंने ये काम करना है, और बड़ी आसान तरीक़ेकार से और अपनी लैंग्वेज में आपने उसे लिख कर दे दिया। और जब वो उसको पढ़ेगा और स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसीड करेगा तो वो मसले को हल कर जाएगा और बड़ी आसानी के साथ जो है वो चाय का कप जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है। तो एल्गोरिथम भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं तो आप बड़े सादा तरीन अंदाज से जो है वो उसे लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 के आपने ये करना है, स्टेप नंबर
नंबर 2 में आपने ये करना है, स्टेप नंबर 3 में आपने ये करना है, स्टेप नंबर 4 में आपने ये करना है। तो इस तरह स्टेप्स को आप अपनाते हुए बड़ी आसानी के साथ जो है वो अपना मसला जो है वो हल कर लेते हैं और आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, तो हम एल्गोरिथम के बारे में जो है वो अपने डे 3 में जो है वो तफसील के साथ पढ़ते हैं कि एल्गोरिथम जो है वो कैसे लिखा जाता है, इसके रूल्स क्या हैं और उनको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब हम इसे डे 3 में जो है उसको डिस्कस करेंगे।